आज हम अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के जो एक्सरसाइज हैं उनके मुख्य सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको गणित के क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होगी। एक्सरसाइज नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। इसमें मुख्यतः हमको संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि कोई एक संख्या है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड का मतलब जब अगर हम इसमें 2 का भाग दें तो 70 आएगा, 70 का डिवाइड करें तो 35, 35 में यदि 5 का डिवाइडेशन करें तो 7। जैसे हमारे पास 1 प्राप्त होता है और इधर जो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। अब यदि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को, कहने का मतलब ये है कि जैसे यदि कोई संख्याएं दे दी जाए हमको 26 और 91 और बोल दिया जाए कि इनका LCM और HCF निकालें, तो हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास 26 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा 2 इंटू 13 और 91 का होगा 7 इंटू 13। इसमें क्या है, एलसीएम होता है मैक्सिमम घात। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम होता है। जैसे कि इसमें हो गया 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13। तो जो दो की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 1, तो इन तीनों का जो गुणनफल होगा वो तो एलसीएम माना जाएगा। और एचसीएफ जो मिनिमम घात जो कम होगी सबसे, अब देखो इधर 2 और 13 में 13 है, ठीक है, इधर 7 इंटू 13 में 13, तो 13 इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में उभयनिष्ठ जो घात होती है, उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, तो जो दो में वो क्या होगी, HCF। उसको क्या माना जाएगा, HCF। कुछ हद तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब हमको मुख्यतः वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमको इससे संबंधित एक क्वेश्चन 101% मिलेगा कि इसमें क्या होता है कि हमको कोई दो संख्याएं दी होंगी, हमारे को या तो उनका एलसीएम दे दिया जाएगा, एचसीएम पूछ सकता है, या दोनों संख्याओं में से एक संख्या को दे दिया जाएगा और उसके एचसीएफ और एलसीएम को दे दिया जाएगा, तो हमसे दूसरी संख्या पूछी जाएगी। तो जिन भी 3 चीज़ों का हमको मान दिया होगा वह मान हम इसमें रखेंगे और हम चौथी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमको दिया हुआ है 26 और 91 का HCF यदि 13 है तो LCM ज्ञात कीजिए, तो हम वही सूत्र लगाएंगे, LCM इंटू HCF बराबर में A इंटू B। यहाँ पर ये और ये हमको 2 वैल्यू दी हुई हैं, HCF का मान भी दिया हुआ है और हमको LCM निकालना है, तो LCM क्या हो जाएगा, 26 इंटू 91 बटे में 13, ये काटोगे तो एलसीएम आपके पास निकल आएगा। ये हुआ हमारा अध्याय नंबर 1 कंप्लीट। थोड़ा सा समझने में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। उसके बाद में है एक इस समीकरण के इस अध्याय में एक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/2, 2/4, 3/5, ठीक है। और अपरिमेय संख्या जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय संख्या होती है, मतलब जिसे P/Q के रूप में नहीं ले सकते। ये मुख्यतः अंडर रूट वाली होती है। अंडर रूट वाली भी कैसे है कि मुख्यतः ये ना, जैसे √2 हो गया, या √1, √3, √5, √6, √7, √9, 9 नहीं होगी, 10, 11, मुख्यतः ये विषम संख्याएं होती हैं। और कुछ ऐसी संख्याएं भी सम संख्याएं भी होती हैं जिनको अगर आप अंडर रूट से पूर्ण रूप से बाहर ना निकाल सकें। और जैसे पाई वाली संख्याएं या दशमलव वाली संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अध्याय नंबर 2, अगर आप अध्याय 1 में अच्छे से पढ़ लें तो 80% तक क्वेश्चन अगर में वास्तविक संख्याओं में से आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अध्याय नंबर 2, बहुपद। इस बहुपद में आपको मुख्यतः क्या ध्यान देना है कि बहुपद की घात, जैसे कि आपको कोई समीकरण दी हुई है, कोई बहुपद दिया हुआ है 7x - 5, ठीक है। तो इसके अंदर हमको देखना क्या है कि x की घात को देखना है। यहाँ x के ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब जब कुछ नहीं दिया होता तो ऑटोमेटिक 1 दिया हुआ है, ऑटोमेटिक 1
अंडरस्टूड होता है, हमें मानना है कि यहाँ पर x की घात कितनी है 1। ठीक है, यदि घात 1 है तो उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ x की घात 1 है और यहाँ 2 है। जो मैक्सिमम घात, जो सबसे ज़्यादा बार घात होती है, वही उस बहुपद की घात मानी जाती है। जैसे कि यहाँ ज़्यादा घात कौन सी है, 2 है ना, तो घात 2 मतलब कि द्विघात बहुपद। यहाँ अगर मैक्सिमम घात देखें तो हमारे पास 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी 3, जिसको क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, उसके बाद में इस समीकरण, इस अध्याय में हमसे शून्यक पूछा जाता है। हमको कोई ना कोई बहुपद दे दिया जाएगा और उसका शून्यक पूछ लिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। जैसे हम उसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई मान निकल आएगा, वही हमारा क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे कि मान लो कोई बहुपद है 4x प्लस में 5, कोई बहुपद है, इसको अगर हम 0 के बराबर रखें तो हमारे पास x का मान निकलेगा। जैसे ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, ये गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। सॉरी। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। इसमें क्या होगा कि हमको कोई एक द्विघात बहुपद दे दिया जाएगा और उसकी यदि शून्य अल्फा व बीटा है तो उन शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पूछा जाता है हमसे। तो शून्यकों का योग हमको ये याद ही कर लेना कि शून्यकों के योग का सूत्र होता है -b/a और गुणनफल का सूत्र होगा c/a। -b/a मतलब कि जो x का गुणांक होगा, जो x के साथ में होगा वो b माना जाएगा, जो x स्क्वायर के साथ में होगा वो a माना जाएगा। तो ये अगर शून्यक है अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग तो माना गया b/a और शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया c/a। ये हद तक समझ आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कोई समीकरण है 2x की स्क्वायर -6x + 3, और यदि इनके शून्यक अल्फा प्लस बीटा हूँ, ठीक है, यदि माने तो इनके शून्यकों का योग क्या माना जाएगा। ये कोई समीकरण है तो इनके शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो हमको पता है -b/a, तो -b मतलब ये और a क्या है ये, देन क्या होगा -6/2। ठीक है, ये और पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये से कटेगा तो क्या आ जाएगा, योग तो आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको सोल्व करेंगे। इसके बाद में अगर शून्यकों का गुणनफल पूछ लिया जाए तो हमको क्या करना है, c/a, मतलब कि यहाँ पर c के साथ में जो भी आपको दिया होगा उसको लिखना है। सॉरी, सी के साथ कुछ नहीं दिया होगा, जो सी होगा c/a, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो दिया होगा वो लिखना है। जैसे कि कोई समीकरण है 2x माइनस, वही हम वापस लिख रही हूँ मैं, x की स्क्वायर + 3, अगर शून्यकों का गुणा करना हो तो क्या होगा c/a, तो ये तो होता है c, तो 3 और a क्या होगा एक्स स्क्वायर के साथ वाला ये, तो शून्यकों का गुणनफल तो होगा 3/2, और यदि इनका योग पूछ लिया जाए शून्यकों का योग तो क्या होगा b/a, लेकिन माइनस का आएगा, तो माइनस यहाँ पर ये ऑलरेडी b क्या है माइनस में है, तो माइनस का 6/a कितना है 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर हमारी 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2। अब हम बात करेंगे अध्याय नंबर 3 की। अध्याय नंबर 3 में मुख्यतः कुछ क्वेश्चन जो आपके 3.1 या 3.2 में मुख्यतः प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे। वो जब मैं आपको ये अध्याय करवाऊँगी तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब मुख्यतः इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही, तो इस बोर्ड परीक्षा के तहत आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको मुख्यतः क्या होगा, जैसे आपको कोई 2 समीकरणें दे दी गई हैं तो आप पहले तो उन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे और इसे a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान फाइंड आउट करेंगे। कैसे कि जो x के साथ जो आगे यहाँ दिया होगा x के साथ वो a1 होगा, y के साथ जो दिया होगा वो b1 होगा, जो इसके बाद में दिया होगा वो c1 माना जाएगा। तो a1/a2 मतलब कि इसके साथ क्या 1 है, जा कुछ नहीं वहाँ 1 माना जाएगा, यहाँ 3 है तो 1/3। अब y के साथ -2 और यहाँ y के साथ 4, देन ये हो गया b1/b2 और c1/c2। अब हम देखेंगे यदि इसका मान और इसका मान दोनों क्या आ जाए बराबर, दोनों क्या आ जाए बराबर,
तो कंडीशन आ गई ये। लेकिन यदि यहाँ हम देख रहे हैं ये इसके बराबर नहीं है, यदि ये इसके बराबर नहीं है तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आपको मिलेंगी। कहने का मतलब रेखा, एक रेखा ऐसे जा रही होगी और एक रेखा ऐसे ही है, किसी ना किसी बिंदु पर कोई ना कोई प्रतिच्छेद हो रहा होगा। तो इसमें केवल एक हल विद्यमान होगा, केवल एक हल। इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा तो उसका केवल एक हल, कोई ना हल एक विद्यमान होगा, जिसके यहाँ ये जो जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करेंगे वही इसका हल होगा। फिर दूसरी, अगर आपको इस तरीके की कोई समीकरण दी हुई है, इसमें क्या है देखो, अगर इसको काटोगे तो 1/2 आएगा और इसको काटोगे तो भी 1/2, और माइनस माइनस से कट गया तो ये भी क्या हो गया 1/2। यदि तीनों A1/A2 B1/B2 C1/C2 आता है तो उनको समपाती रेखाएं कहेंगे, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल माने जाएंगे। कई बार क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे कोई दो समीकरणें दे दी जाती हैं और हमसे पूछा जाता है बताइए कि इसके हल संगत हैं या असंगत हैं। यदि हमारे पास केवल एक या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान वाली स्थितियां हों तो इनका मानना जाएगा कि संगत हल विद्यमान है। यदि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हों लेकिन C1/C2 इनके बराबर न हों तो समांतर रेखाएं मानी जाएंगी। समांतर रेखाएं जो कि जिसको आगे या पीछे कितना भी बढ़ा दिया जाए वो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात तो इनका कोई भी हल न हो तो असंगत हल, जिसको कि असंगत हल कहा जाता है। इस तरीके से हम अध्याय 3 गणित के 3 अध्यायों के जो मुख्य मुख्य बातें हैं उस पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं अध्याय नंबर 4। तो अध्याय नंबर 4 में मुख्यतः हमने अध्याय नंबर 2 में पढ़ा था कि इस तरीके का कोई ना कोई हमको बहुपद दिया जाता है और हमसे शून्यक पूछ लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यदि हम x का मान -2 रखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 0। तो हम अगर ये हमको अध्याय 2 में दिया होता तो हम बोलते कि ये इसका क्या है, शून्यक है, तो x2 क्या है, इसका शून्यक है। लेकिन यहाँ हम इसको शून्यक नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ समीकरण की बात चल रही है। अगर समीकरण में x -2 रखने पर अगर 0 आ रहा है तो हम मूल कहेंगे। कहने का मतलब शून्यकों का संबंध तो बहुपद से होता है कि बहुपद में अगर कोई बहुपद दिया हुआ है उसको 0 के बराबर रख दिया जाए तो जो हमारे पास आंसर है वो शून्यक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर जो मान 0 रख दिया जाए, मतलब कि मूलों का संबंध क्या होता है, समीकरण से होता है कि इसमें अगर किसी समीकरण को 0 के बराबर रख दिया जाए तो x की जो वैल्यू होंगी वो उनके मूल कहलाएंगे, ना कि उसके शून्य कहलाएंगे। अब इस अध्याय में आता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर क्या है कि यदि हमको कोई द्विघात समीकरण दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर a ≠ 0 है तो x के कोई दो मूल विद्यमान होंगे। कौन से, एक तो ये सूत्र याद करना पड़ेगा, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है कि हमको ये पता होना चाहिए, ये इतना तो आप याद कर ही सकते हो, b² - 4ac जिसको कि विविक्तर कहा जाता है। यदि b² - 4ac ये कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे ये आपका समीकरण है, x के जो साथ दिया हुआ है वो b है और जो a के साथ x² के साथ जो दिया हुआ है वो क्या है, x² के साथ जो दिया हुआ वो a है। इससे आप आराम से निकाल सकते हो b² - 4ac, और जो इसके साथ दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ ये c है। b² - 4ac आसानी से निकाल सकते हो, जिसको कि विविक्तर कहा जाता है मुख्यतः। कि पर विविक्तर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई आपको एक समीकरण दे दी जाएगी और पूछा जाएगा उसका विविक्तर ज्ञात करो, तो b² - 4ac का जो मान निकालोगे वही उसका विविक्तर होगा। यदि इसका मान 0 से बड़ा आ जाए, यदि इसका मान 0 से बड़ा आ जाए तो उसके कोई ना कोई दो भिन्न वास्तविक मूल विद्यमान होंगे। अगर इसका मान 0 से बड़ा होगा तभी हम उसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे और उसके दो मान निकाल देंगे, एक बार तो यहाँ प्लस रखकर और एक बार यहाँ माइनस रखकर। लेकिन यदि b² - 4ac का मान आ जाए 0 तो इसका मतलब है कि उसमें दो बराबर मूल विद्यमान है। इसमें हम क्या करेंगे, जो ये आंसर निकलेगा, दो आंसर दोनों के दोनों इक्वल होंगे। मतलब कि यहाँ पर आप जो आंसर निकालोगे प्लस रख के ही निकालोगे, उसको ही प्लस रख के निकालते हो तो वही आंसर डबल बार लिखते हो तो वही उसके क्या होंगे, मूल। लेकिन यदि b² - 4ac का मान 0 से कम आ रहा है तो कोई भी वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होगा। कहने का मतलब यदि ये सिचुएशन आती है तो इस सूत्र को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिख देना इसका कोई भी वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट है,
इसमें भी क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। और इसके बाद में कि पी एक्स एक द्विघाती बहुपद है, लेकिन पी एक्स को जब 0 के बराबर रख दिया जाए तो एक द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण कई बार क्या हमसे को शून्य दे दिए जाते हैं और द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ अल्फा और बीटा को द्विघात समीकरण के कोई मूल दे दिए तो और हमको ये कोई समीकरण बनाओ, तो हम क्या करेंगे, जो शून्य दिए हुए हैं इन शून्यकों को, ये समीकरण हमको याद होनी चाहिए। कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0। यह अल्फा और बीटा के जो मान है उसको इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इसमें मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस का निशान है। ठीक है, अब आती है अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणियां। तो संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त किया जाता है, वो कौन सी होती है, समांतर श्रेणी। कैसे, जैसे कि कोई एक पहला पद है ए, यदि ए में कोई एक संख्या जोड़ दी जाए, क्या बन गया, ए प्लस डी। अब यही संख्या वापस जोड़ दी जाए तो ए प्लस 2d, वापस इस डी को वापस जोड़ दिया जाए तो ए प्लस, इस तरीके से जो ये क्रम बनेगा वो कौन सा होगा, समांतर श्रेणी का। ठीक है, इसमें जो ए होता है वो पहला पद होता है और जो एक निश्चित संख्या को बार बार जोड़ा जाता है वो क्या होता है, सारवंतर। कई बार क्या होता है, एक समांतर श्रेणी दे दी जाएगी या कोई श्रेणी दे दी और हमसे उसका सारवंतर पूछ लिया जाता है, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, a2 में से a1, मतलब ये पहला पद है a1, ये दूसरा पद है तो a2, तो a2 में से a1 घटाएंगे या a3 में से a2 घटाएंगे तो जो आपके पास बीच में एक निश्चित वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, सारवंतर। इसमें मुख्यतः ये 3 ही सूत्र याद करने योग्य हैं। पहला है nवां पद। कई बार क्या हमको एक समांतर श्रेणी दी जाएगी और nवां पद ज्ञात करने का पूछा जाएगा, तो हम ये सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a क्या है, किसी श्रेणी का पहला पद है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, सारवंतर है, और n क्या है, जो पद हमसे पूछा जाता है कि nवां पद। जैसे कि इसका एक सूत्र, इसका एक सवाल बता देती हूँ। जैसे कि एक है क्वेश्चन 10, 7, 4, 30वां पद, ऐसे करके कोई समांतर श्रेणी है, इसका 30वां पद पूछ लिया जाए तो हमको पता है a1 का मान, a2 का मान, a3 का मान। ठीक है, और इस a2 में से a1 घटाएंगे, a3 में से a2 घटाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी। ये सूत्र लगाना है, a1 का मान 10 है, n का मान 30 है क्योंकि 30वां पद हमसे पूछा है। ठीक है, तो d का मान भी हमारे पास निकल चुका है, बस मान रखोगे आपके पास nवां पद निकल जाएगा। अगर पूछे कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, देन मतलब कि हमसे n का मान पूछा, ये हमको फाइंड आउट करना है, तो ये 78 क्या आएगा, n, क्योंकि 78 कौन सा पद 78 है, मतलब कि ये कोई श्रेणी है, इसका लास्ट वाला पद हमको दे दिया गया है और हमसे पूछा ये कौन सा पद है, कहने का मतलब n की वैल्यू निकालनी है, यही सूत्र लगेगा और हमारा वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसमें दिया है प्रथम n पदों का योग। हमको अगर यदि कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछे कि प्रथम n पदों का योग, कहीं पर भी योग की बात आ जाए तो हम सूत्र लगाएंगे सम वाला, Sn बराबर n/2। ये वैल्यू आपको पता, ये पद दिया होगा, a प्रथम पद हो गया, d सारवंतर हो गया, आप आसानी से निकाल सकते हो। और कई बार अंतिम पद की बात कर ली जाए, किसी क्वेश्चन में अंतिम पद की बात कर ली जाए और उसका उसी क्वेश्चन में यदि योग पूछ लिया जाए तो आप सूत्र लगाओगे Sn बराबर n/2 a प्लस एल। यहाँ एल क्या है, अंतिम पद है, ए प्रथम पद है, एन को उसमें पदों की संख्या है। और सूत्र नंबर 3, प्रथम एन धन पूर्णांकों का यदि योग पूछ लिया जाए, धन पूर्णांकों का, तो क्या करोगे, योग की बात चल रही है, एसन लगाओगे, एन ब्रैकेट n प्लस 1/2। यहाँ n का मान आप लोगों को दिया होगा। और मुख्यतः ये तो आपको पता ही है कि प्रथम पद a होता है, द्वितीय पद a प्लस g, तृतीय पद a प्लस 2d, चतुर्थ पद a प्लस 3d। यहाँ पर अब अपने मुख्यतः अध्याय 1 से लेके अध्याय 5 की मुख्य बातें कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो मेरा ये मानना है कि 80% तक क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।